Hello friends, welcome to the channel Competition Crackers, and if you guys are preparing for any competitive exam, either UPSC, State PCS or any other exams, you can subscribe to our channel क्योंकि आपको हमारे चैनल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलते रहेंगे हमारे चैनल में, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 21 ऑफ ल्यूसेंट ज्योग्राफी, यानी कि जो ल्यूसेंट ज्योग्राफी का हमने कोर्स बनाया था 20 आवर कोर्स, उसका लेक्चर नंबर 21 है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी वेदर एंड क्लाइमेट, साथ ही देखेंगे हम ह्यूमिडिटी को। अब देखते हैं कितना इस वीडियो में कवर हो पाता है। तो देख लेते हैं वेदर क्या होता है। सो वेदर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किसी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी छोटे टाइम के लिए वेदर कंडीशन या एटमॉस्फेरिक कंडीशन किस प्रकार की होती हैं, उसको हम कहते हैं वेदर। यानी कि जैसे सपोज कीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, ठीक है, तो दिल्ली में आज के दिन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं, वो होगा दिल्ली का आज का वेदर। वो क्लाइमेट नहीं होगा, वो क्या होगा, दिल्ली का आज का वेदर, यानी कि आज कैसा है और कल कैसा था। ठीक है, कल क्या बताओगे आप, आज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैसी हैं या कल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसी थी, तो आज का वेदर ऐसा था, कल का वेदर ऐसा था। लेकिन सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसको ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले लें, अगर हम ऑन एन एवरेज पूछें कि दिल्ली का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो कैसी रहती हैं, तो आप हर दिन का डिटेल तो दोगे नहीं, ठीक है, आप बताओगे ऑन एन एवरेज कैसा रहता है। तो वही जब आप एवरेज की बात करते हैं, हम उस समय देखते हैं 30 से 35 साल तक के टाइम को, ठीक है, 30 to 35 ईयर के टाइम पीरियड को जब हम देख के किसी चीज को बताते हैं कि यहाँ का एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऐसा रहता है, तो उस टाइम पे हम कहेंगे दैट क्लाइमेट वहां पर ऐसा रहता है। तो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज द इंटीग्रल पिक्चर ऑफ वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए किसी एरिया में किस प्रकार की वेदर कंडीशंस रहती हैं, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट जनरली जो डेटा लिया जाता है वो लिया जाता है 30 से 35 साल तक का, ठीक है, 30 से 35 साल तक का। और WMA यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 30 ईयर को क्लासिकल पीरियड बताया गया है फॉर डिफाइनिंग क्लाइमेट ऑफ एनी एरिया। तो समझ आ गया होगा, वेदर मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एक एरिया में कैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उसको वेदर कहते हैं। और किसी एरिया की रोज की जो वेदर कंडीशंस है उसको देखते हुए जब हम 30 से 35 साल तक का अनुमान लगा के बताते हैं, 30 से 35 साल तक का अनुमान लगा के बताते हैं, तो हम कहते हैं कि उसको क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो आज आपके एरिया में रेन आ गई, तो आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ रेनी क्लाइमेट है, ठीक है, क्योंकि आज आई है एक दिन, मान लो आज, जैसे मान लो आज संडे है और संडे को आपके वहां आ जाती है रेन, तो आपसे कोई पूछेगा कि आपके एरिया का क्लाइमेट कैसा है, तो आप ये नहीं कहोगे कि आज रेन हो रही है, इट्स रेनी क्लाइमेट, नो, रेनी वेदर होगा। ठीक है, आज रेन आ रही है तो वेदर होगा ये। और अगर 30-35 साल से मैक्सिमम टाइम्स आपके वहां रेन होती है, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन रेन होती है या डेली रेन होती है, तो आप कहेंगे कि क्लाइमेट है जो है यहाँ का रेनी क्लाइमेट है। या पूरे साल भर भी अगर रेन होती है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का रेनी क्लाइमेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। अब जैसे हम बात करते हैं क्लाइमेट के टाइप्स की बात करें, तो जैसे दिल्ली में आप देखेंगे एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम क्लाइमेट मींस कि जैसे गर्मी भी होगी तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, और सर्दी होगी तो सर्दी भी बहुत ज्यादा रहती है, तो उसको हम एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। साथ ही साथ आप मुंबई वाले हिस्से में, जहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड को अगर आप जाते हो, तो वहां पर आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को नीचे मिल जाता है। मॉडरेट क्लाइमेट में क्या होगा दोस्तों, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, हमेशा पूरे साल भर में मॉडरेट ही रहेगा, यानी कि एक ही टाइप का क्लाइमेट रहेगा, ना आपको सर्दी लगेगी ना आपको गर्मी लगेगी। ठीक है, तो ये होते हैं क्लाइमेट के टाइप। और बात करते हैं हम वेदर की, तो वेदर किसी दिन रेन हो सकती है, किसी दिन धूप आ सकती है, ठीक है, और किसी दिन जाड़ा हो सकता है, तो वो एक एक पर्टिकुलर दिन के हिसाब से जो है वो वेदर रहता है। और पूरा एवरेज बताओगे आप 30 से 35 साल का, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। आई होप समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर देखो, जो हम फोन में देखते हैं ना, वो होता है वेदर कंडीशंस, आपने देखा होगा, वेदर शो करता है फोन में, तो आपको दिखाएगा जैसे सैटरडे को रेनी है, संडे को आपको सनी डे है, ठीक है, तो ये क्या है, वेदर कंडीशन है। और ऐसे आप देखोगे जनवरी के मंथ में कितना आपका टेम्परेचर था,
और किस हिसाब का आपका वेदर रहा पूरे जनवरी में, फरवरी में कैसा रहा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और ऐसे करके 30 ईयर तक का आपने ये जो एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज वेदर कंडीशंस को आपने देखा, तो उसको आप कहेंगे कि क्लाइमेट ऑफ एन एरिया कैसा है करके, ठीक है। 30 से 35 साल के डेटा को देखते हैं, और WMO द्वारा डिफाइंड जो एरिया है, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो है 30 ईयर का क्लासिकल पीरियड फॉर डिफाइनिंग एनी क्लाइमेट, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा बहुत ह्यूमिडिटी की तरफ। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता, ठीक है। तो क्या होती है ह्यूमिडिटी या आर्द्रता? तो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि एयर में, आपके एटमॉस्फेयर में कितना वाटर वेपर कंटेंट है या कितना वाटर वेपर प्रेजेंस है, उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी, ठीक है। समझ में आता है? आसान चीज। तो आप इसको एक प्रकार से मॉइस्चर कंटेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो जनरली जो एटमॉस्फेयर में आपका वाटर वेपर का कंटेंट होता है, वो या तो 4% के बराबर होगा या 4% से लेस होगा, इससे ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट रहता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो और भी चीजें हैं ना, एयर में तो वाटर वेपर का लगभग जो रेशियो है वो 4% के आसपास वाटर वेपर एयर में रहती है, अगर कहीं मैक्सिमम है तो, और मिनिमम है तो 4% से कम ही रहेगी, ठीक है, 2%, 1% के आसपास रहेगी। फिर दिस प्ले इंपोर्टेंट रोल इन डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। तो वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है किसी एरिया में, उससे जो है वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ता है कि वहां का वेदर कैसा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वाटर वेपर की प्रेजेंस ऑन दैट एरिया, ठीक है। तो अब जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर कैसे करते हैं दोस्तों? वो करते हैं हाइग्रोमीटर। ये एक डिवाइस होता है हाइग्रोमीटर, उससे हम ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को नापते हैं। अब जो ह्यूमिडिटी है किसी एरिया में, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी दोस्तों कि किस एरिया में कितनी ह्यूमिडिटी है। अब वो डिपेंड करती है सबसे पहले तो लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब आप देखो ह्यूमिडिटी क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। अब वाटर वेपर बनती कैसे है? वाटर वेपर कब फॉर्म होती है? वाटर वेपर फॉर्म होती है इवेपोरेशन से। आपको पता होगा इवेपोरेशन क्या होती है, जिसमें कि जैसे सन होता है, सन क्या करता है, जो वाटर है उसमें वाटर सन की हीट से इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और भाप के रूप में ऊपर जाता है, तो उसी भाप को क्या कहते हैं? हम वाटर वेपर कहते हैं। सिमिलरली जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वहां पर भी जो है वो भाप ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, जैसे कि यहाँ पर ये चाय से उड़ रही है आपकी, तो ये भी क्या है? वाटर वेपर है, ठीक है। तो वाटर वेपर का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो अगर इवेपोरेशन कौन से एरिया में ज्यादा होगा? जहां पर वाटर ज्यादा है वहीं तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पे सबसे पहले ये डिपेंड करती है। सेकेंड चीज है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन्स रे। अब सूर्य के प्रकाश की बात करते हैं। देख लो, जैसे ये सन है, ये सन है, ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ में जो आपका ये वाला हिस्सा है जो डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में आएगा, आपका इक्वेटर वाला हिस्सा, यहां पर आपकी डायरेक्ट रेज पहुंचती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो रे बेंट होके पहुंचना, यानी कि ऑब्लिगेट सन रेज पहुंचना शुरू हो जाती हैं। अब जो डायरेक्ट सन रेज होती है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? हाई रहती है, तो इंटेंसिटी क्या होगी? हाई होगी। और जैसे जैसे ऑब्लिगेट होना शुरू होगी या जितना भी ऑब्लिगेट होगी उतनी इंटेंसिटी कम होना शुरू होगी। अब जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगी सन की, तो वहां पर क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होगा। अब अगर वहां पर वाटर प्रेजेंट है तो सूर्य का प्रकाश तेज है, वाटर वहां पर प्रेजेंट है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ये क्या होगा? सडनली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जैसे ही बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है इवेपोरेशन ज्यादा है, तो वहां पर वाटर वेपर फॉर्मेशन ज्यादा होगी, तो ह्यूमिडिटी उस एरिया की बढ़ जाएगी। फिर आ जाता है वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया। अब वेजिटेशन का क्या संबंध हो सकता है? देखो, वेजिटेशन दोस्तों किस एरिया में अच्छी होगी? जहां पर रेन ज्यादा होती होगी, ठीक है, या अच्छी खासी मॉडरेट अमाउंट में भी अगर जिस एरिया में रेन होती होगी, तो वहां का जो वेजिटेशन होगा या जो वहां की वो कंडीशन होगी वो क्या होगी? वहां पर हरियाली छाई हुई होगी। तो अगर किसी एरिया में आपको हरा भरा दिखता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रेन अच्छी खासी होती है, यहाँ की वेदर कंडीशन बेटर है देन किसी डेजर्ट एरिया में। डेजर्ट एरिया में कोई पेड़ उगता है? नहीं उगता है। क्यों? क्योंकि वहां रेन ही नहीं होती है। रेन क्यों नहीं होती है? क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेस ही नहीं होती होगी, यानी कि ह्यूमिडिटी वहां पर होती ही नहीं होगी। तो किसी एरिया में आपको हरा भरा घास दिख रहा है तो इसका मतलब है कि वो एरिया ह्यूमिडिटी से भरा हुआ है, यानी कि ह्यूमिडिटी वहां ज्यादा है और इसी के चलते रेन होती है, ठीक है। फिर आ जाता है ऑल्टीट्यूड।
अब ऑल्टीट्यूड मीन जैसे जैसे आप हाई ऑल्टीट्यूड में जाते जाएंगे दोस्तों, तो वहां पर जो है ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो ये है ऑल्टीट्यूड का इसमें फैक्टर्स। अब हमने यहाँ पर कहा कि जैसे वेजिटेशन ऑफ एरिया की हमने बात, वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया की, अब तो रेन किस प्रकार से होती है ह्यूमिडिटी से, वो देख लेते हैं। ठीक है, कि कैसे होती है। वैसे तो आपने पढ़ा होगा जब वाटर साइकिल आती है उसमें जो इवेपोरेशन होता है, उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन, ये सारी चीज आपने देखने को मिली होगी। तो ये हम अभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कुछ 3 डेफिनेशंस हैं, कॉमन सी डेफिनेशंस, इनको देख लेते हैं। सबसे पहला है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। द कैपेसिटी ऑफ एन एयर एट सर्टेन वॉल्यूम at certain temperature to retain maximum amount of moisture content is called as humidity capacity। यानी कि किसी एक एयर में या किसी एटमॉस्फेयर में, पर्टिकुलर एरिया के एटमॉस्फेयर में एक पर्टिकुलर वॉल्यूम और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में उसके पास कितनी क्षमता है कि वो कितने अमाउंट में मॉइस्चर को होल्ड कर सके। ठीक है, कितना मॉइस्चर वो होल्ड करने की क्षमता रखता है किसी पर्टिकुलर जगह का एयर, उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। यानी कि जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी प्रेजेंट हो सकती है किसी भी एयर में, उसको कहा जाता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। अब बात करते हैं सैचुरेटेड एयर की। तो सैचुरेटेड एयर इज द एयर हैविंग मॉइस्चर कंटेंट इक्वल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। यानी कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मैंने क्या कहा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो एयर फ्लो कर रही है, एयर है जो इस एरिया में या एटमॉस्फेयर है, वो मैक्सिमम सबसे ज्यादा कितने अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी को होल्ड कर सकता है, उसको हमने ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहा। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है, यानी कि फुल अमाउंट ऑफ जितना वो एयर सह सकती है उतनी ह्यूमिडिटी उसने अपने में होल्ड करी हुई है, तो उसी को हम सैचुरेटेड एयर कहते हैं। यानी कि ऐसी एयर जिसका मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बराबर है, यानी कि जितना वो होल्ड कर सकती है वो एयर, जितनी ह्यूमिडिटी, उतनी ह्यूमिडिटी उस एयर में है, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड एयर। अब ड्यू पॉइंट आएगा टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड। यानी कि कितने टेम्परेचर पे जो एयर है वो सैचुरेटेड बन सकती है। अब सैचुरेटेड कब बनेगी, जब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी को अपने में कैप्चर करके रखेगी। ठीक है, तो यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो एयर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जितना वो सह सकती है उतना अगर ह्यूमिडिटी को अपने पास रखे, अपने में कैप्चर करके रखे, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कोई एयर, पर्टिकुलर एयर कंटेंट अपने में कर सकती है, उसको ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। और अगर किसी एयर ने अपनी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बराबर मॉइस्चर अपने में रखा है, तो उसको हम सैचुरेटेड एयर कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पे उसके पास ये सैचुरेटेड हुई है एयर, उसको हम ड्यू पॉइंट कहेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, या ह्यूमिडिटी किस प्रकार से हम मापते हैं। तो ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस इन 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म में हम ह्यूमिडिटी को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सेकेंड इज स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, थर्ड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, द वेट ऑफ मॉइस्चर पर वॉल्यूम ऑफ एयर। यानी कि इस तरीके से हम, जैसे एयर है, पूरे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम यानी कि पर वॉल्यूम, यानी कि जैसे हमने देख लिया ये 1 मीटर और 1 मीटर का हमने ये एरिया एयर में देख लिया, तो इस इतने पर्टिकुलर एरिया में यानी कि यूनिट वॉल्यूम एरिया में कितने अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये देखो, ये इस तरीके से हमने क्यूबॉइड यानी कि ये वॉल्यूम ले लिया है एयर का। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ले लिया है, यानी कि 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, तीनों डायमेंशन में 1 यूनिट हमने ले लिया। और इसमें हमने देख रहे हैं 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 4 जो है वो ड्रॉप्स या 4 मॉइस्चर कंटेंट है इसमें। तो हम देख लेंगे कि इनका वजन कितना है, इन 4 जो ड्रॉप्स या मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल है इसका वजन कितना है, तो उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे पर मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर मीटर क्यूब में, यानी कि पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ एरिया, यानी कि पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम एरिया में, ठीक है, एयर की कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब सेकंड है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मींस मास वाटर वेपर पर केजी एयर। यानी कि अब इसमें हमने इसमें किसमें देखा था, हमने वॉल्यूम में देखा था, यानी कि तीनों डायमेंशन में हमने एयर के एक
क्यूबॉइडल टाइप के एरिया में हमने जो है क्यूबॉइडल टाइप के शेप में वॉल्यूम निकाली और वॉल्यूम में देखा हमने कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने जो है ड्रॉप्स या कितने मॉइस्चर अवेलेबल हैं, उसकी हमने मास निकाल के हमने ग्राम पर मीटर क्यूब कर लिया। अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में हम सिमिलर काम करेंगे, एक पर्टिकुलर एयर को केजी में देखते हुए, ठीक है, यानी कि 1 केजी एयर में, 1 किलोग्राम एयर में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसको हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम पर केजी में। अब जो थोड़ा अगर आप समझदार होंगे तो आप यूनिट से ही समझ जाएंगे दोस्तों। इसमें क्या था, ग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि हमने वॉल्यूम में देखा यूनिट वॉल्यूम में कितने ग्राम मॉइस्चर कंटेंट है, उसको हमने एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहा। और पर्टिकुलर यूनिट केजी में, यानी कि 1 किलोग्राम एयर में कितने ग्राम मॉइस्चर अवेलेबल है, उसको हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने ये इसलिए बीकर इसीलिए लगाया क्योंकि इसमें हम 1 केजी एयर में देख रहे हैं और इसमें 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में। ठीक है, अब 3D जो शेप होते हैं उनकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। 2D शेप्स का क्या होता है, एरिया होता है। आई होप ये चीजें तो आपको अंडरस्टैंड होंगी। फिर अब बात कर लेते हैं दोस्तों थर्ड, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट टेम्परेचर टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी कैन होल्ड बाय एयर। यानी कि कोई एक एयर है दोस्तों, पर्टिकुलर जगह की एक एयर है, पर्टिकुलर एरिया का एक एटमॉस्फेयर है, वो टोटल कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है और कितना अभी उसने किया हुआ है, इसका बीच का जब हम रेशियो निकालते हैं, इसी को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसको हम थोड़ा आपके स्टडी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दोस्तों आप लोग जो स्टडी करने की आपकी जो कैपेसिटी है वो 8 आवर्स की है, बट अगर आप लोग जो स्टडी करते हैं वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स, क्योंकि आप अगर मान लो टाइम वेस्ट कर हो जा रहा है आपका सोशल मीडिया में या मोबाइल में, तो आप 2 आवर्स ही पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कैपेसिटी तो आपकी 8 आवर्स पढ़ने की है ना। तो इन्हीं के बीच का जो रेशियो होगा, इन्हीं के बीच का जब हम क्या डिफरेंस निकालेंगे, उसको ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। सिमिलरली एयर अगर मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया की पर केजी, यानी कि 1 केजी में हम देखें, जैसे इस प्रकार से हमने देखा था स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी पर केजी में मान लो टोटल मैक्सिमम अमाउंट 200 ग्राम होल्ड कर सकती है, मॉइस्चर को 200 ग्राम होल्ड कर सकती है, लेकिन एट द मोमेंट या आज के दिन मान लो सिर्फ और सिर्फ 50 ग्राम होल्ड किया हुआ है। तो ये जो डिफरेंस है या जो ये रेशियो है 50/200 का, इसी को कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो कितना अमाउंट जो ह्यूमिडिटी है वो रख सकते हैं और कितना अमाउंट अभी रखा हुआ है, उसको ही कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जैसे यहां पर एग्जांपल आप देख लो, ये है एयर है, पर्टिकुलर टाइप की एयर है, और ये इतना मॉइस्चर देखो जितना यहाँ पर शो किया हुआ है, ये ड्रॉप्स करके इतना मॉइस्चर या इतना वाटर वेपर अपने में कंटेंट कर सकती है। लेकिन मान लो आज के पर्टिकुलर दिन में सिर्फ इतनी ही, देखो यहाँ पर देखो 4 5 6 ड्रॉप्स दिख रही हैं, सिर्फ इतना ही जो ह्यूमिडिटी है उसको रखा हुआ है, सिर्फ 10% उसने रखा हुआ है, और वैसे बहुत ज्यादा होल्ड कर सकती है, इतना होल्ड कर सकती है, लेकिन आज के दिन इतना ही होल्ड किया है। तो इन्हीं के बीच का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। अब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम कहेंगे आज जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 25% है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना 100 जितना, अगर मान लो 100 ग्राम होल्ड कर सकती है पर्टिकुलर जगह की है, लेकिन आज 25 ग्राम ही अगर उसने होल्ड किया है, तो हम कहेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 25%। तो सिमिलरली हम परसेंट में इसको शो करते हैं। और व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% कंडेंसेशन स्टार्ट। अब जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, 100% होगा, इसका मतलब जो एयर है वो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी कि सैचुरेटेड एयर होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर जो सैचुरेटेड हो जाएगी एयर, जितना मॉइस्चर कंटेंट होल्ड कर सकती है उतना अगर करना शुरू कर दे, तो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। तो उसके बाद क्या होगा, कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो क्या, रेनिंग शुरू हो जाएगी कहीं ना कहीं। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे ये सन है, सन इस प्रकार से सन रहता है, सन क्या करता है, वाटर यहां पर रहेगा तो इवेपोरेशन करा, इवेपोरेशन से बाद क्या होगा, कंडेंसेशन में क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, और वो क्लाउड एज द फॉर्म ऑफ रेन नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कंडेंसेशन की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जब ह्यूमिडिटी पर्टिकुलर प्लेस की 100% हो जाती है। ठीक है, 100% हो जाती है। हम नहीं कहते, हम भी कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी ज्यादा लग रही है, आज नमी ज्यादा है यहाँ। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, बारिश होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आप नमी से पता लगा सकते हैं कि किस एरिया में बारिश होने वाली है और किस एरिया में नहीं। अगर नमी ज्यादा लग रही है, इसका मतलब जो
ह्यूमिडिटी है यानी कि एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गई है, या जो एयर है वो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में पहुंच चुकी है, तो अब क्या होगा, कंडेंसेशन शुरू होकर रेन होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही जो पर्टिकुलर एरिया है उसमें जो क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस हैं उसको ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है। अब हमने देख लिया किस प्रकार से अफेक्ट करती है, टेम्परेचर चेंज, क्लाइमेट चेंज में ह्यूमिडिटी का कितना बड़ा रोल रहता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करना, ठीक है। आप में से कई लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, तो कर लेना लाइक, ठीक है, आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर समझ में आई है तो, अगर नहीं आई है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं, ओपन चीजें हैं दोनों, ठीक है। डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हो, लाइक भी क्लिक कर सकते हो। समझ में आई होगी तो लाइक कर देना, अदरवाइज डिसलाइक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। तो ये जरूर करना इन दोनों में से कुछ ना कुछ, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी, और आपको कोई और लेक्चर्स भी चाहिए या कोई आपको क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस हम और भी डेली बेसिस पे अब अपलोड करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार की वीडियोस आती रहती हैं वैसे हमारे चैनल में। अभी थोड़े एग्जामिनेशन के उससे जो है बीच में वीडियोस नहीं आ पा रही थी इसकी, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर से करना, और साथ ही साथ शेयर जरूर करना विद अदर एस्पिरेंट्स जो कि तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, और ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। शेयर जरूर करना, क्योंकि अभी और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है। तो शेयर भी कर देना। इतना ही आज की इस वीडियो में देखते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो अभी आ जाएगी, ठीक है, एंड स्क्रीन में, और सब्सक्राइब बटन भी आ जाएगा, तो यहाँ से भी डायरेक्ट सब्सक्राइब आप कर सकते हैं चाहे तो। फिलहाल के लिए इतना ही वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। आप अपनी तैयारी और पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।